का आदमी हूँ, किसान हूँ, और जहाँ कहीं कोई बात आती है तो मैं उसमें खोजता हूँ कि मेरे लिए कुछ गुंजाइश है कहीं कि नहीं है। आज जहाँ मेरे लिए गुंजाइश नहीं रहती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई उपाय लगे कि मेरे लिए भी, गांव गरीब किसान के लिए भी उसमें कोई गुंजाइश होना चाहिए। आज कई प्रकार के पेंशन हैं। जो कर्मचारी हैं संगठित क्षेत्र में, उनके लिए तो कानून है। श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय जी पहले से कई कानून थे, उसमें कई कानून उन्होंने लाके बहुत अच्छे ढंग से सुधार किए हैं, जिससे कर्मचारियों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी उनके पेंशन में, उनके और सुविधाओं में। फिर दूसरे तरफ जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, तो उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, बीपीएल वाले के लिए है, विधवाओं के लिए है, विकलांगों के लिए है, तो अलग अलग ढंग से सबके लिए पेंशन है। लेकिन उस माला में मैं देखता हूँ तो किसान के लिए और खेतिहर मजदूर के लिए कहीं कोई पेंशन या कोई भविष्य निधि की बात नहीं होती है। आखिर भविष्य निधि तो सबको चाहिए। विधायक का पेंशन है, सांसद का पेंशन है, विकलांग का पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, मजदूर का पेंशन है, और संगठित क्षेत्र में सबका पेंशन है। लेकिन ये किसान और खेतिहर मजदूर जो गांव में काम करने वाले हैं, जिसमें सर्वाधिक पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं, जिनको आप निर्धन कहिए या दलित कहिए, गरीब कहिए या पिछड़ा कहिए, जो उनको कहना हो सब में वही हैं। तो आखिर उनके लिए कोई अलग अलग ढंग से उनको भले ही मिलता हो पेंशन, लेकिन किसान और खेतिहर मजदूर के नाम पर उनको कोई नहीं मिलता है। भविष्य निधि का मतलब सभापति महोदय क्या होता है कि भविष्य के लिए कोई कोष बनाओ जो भविष्य सुरक्षित रहे, बुढ़ापा में आराम से कुछ रोटी कपड़ा मकान जो कुछ भी है उसमें अपने मकान में रहे, रोटी कपड़ा मिल सके, दवा मिल सके, किसी के हम आश्रित न रहे। इसलिए ये भविष्य निधि की बात है कि आप करो। तो सरकारी नौकरी में रहे तो उनको वेतन मिला, उसमें से कुछ कटता है उनका ईपीएफ फंड में, उसमें राशि जाती है, फिर उसमें कारखानेदार या सरकार के तरफ से मिलाया जाता है। जब रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते तो फिर उनको जोड़ जाड़ के दिया जाता है। लेकिन मैं जो किसान हूँ, पैदा लेता हूँ, तो बचपन से ही मैं खेत में काम करता हूँ, अपने माँ बाप के साथ मेहनत करता हूँ। और अर्निंग एंड लर्निंग एक योजना चली थी कि अर्निंग एंड लर्निंग, तो हम तो अर्निंग भी करते हैं और लर्निंग भी करते हैं। बचपन से अपने माँ बाप के साथ खेत पर चले गए, उनके भैंस चरा दिए, गाय चरा दिए, बकरी चरा दिए, कुछ उनके खेत में काम कर दिए, समय निकाल के फिर स्कूल में चले गए, पढ़ के आ गए, फिर शाम में अपने जानवरों को दाना पानी लगाए, सानी लगाए, फिर शाम में किताब लेके बैठ गए, पढ़ लिए। तो आखिर वो भी तो काम करता है ना, उसका कोई भविष्य है कि नहीं है। ये मेरे दिमाग में कभी कभी बात आती है कि आखिर उसका भी तो भविष्य है ना। और सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं कि सरकार बहुआयामी दृष्टिकोण से सोच रही है कि समाज में सब सुरक्षित हो। जनधन योजना किस लिए बनाया गया, या 1 रुपया महीना पर जो उनको बीमा कराया गया, 1 रुपया महीना, जो सबसे कमजोर निर्बल व्यक्ति हो वो भी 1 रुपया महीना दे, जिससे कि 2 लाख रुपया उनको मिल सके। उसी तरह ये पढ़े लिखे विद्वान योजना आयोग वाले हैं, वित्त मंत्रालय वाले हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप अपने दिमाग से कोई ऐसे स्कीम हमारे लिए भी निकालो ना, जो किसान हो वो भी कुछ राशि कटे और जमा करते जाए, और उनको भी बुढ़ापा 60 साल के बाद जब सबको आप पेंशन देते हैं, तो वो भी 60 साल के बाद जब बैठे तो उनको एक किसान के नाते, खेतिहर मजदूर के नाते 3000 रुपया जो प्रेमचंद्रन जी कहते हैं कि उनको कम से कम सुनिश्चित हो मजदूर का। वो कौन मजदूर का कम, जो नीचे के मजदूर हैं, जो 4th ग्रेड वाले हैं, उनके लिए ये लागू हो सकता है। जो क्लास 1 क्लास 2 वाले हैं, वो महीना में 3000 पेंशन सुनिश्चित उनके लिए कर दिया जाए तो कौन लेने वाले हैं, वो तो कितने न पेंशन पाते हैं।
तो आखिर उनके लिए कोई इस तरह की व्यवस्था सोचना चाहिए। मैं बंगारू दत्तात्रेय जी को कहूँगा, वो भी गरीबी से निकल के आए हैं और एक दिन संसद में वो कह रहे थे कि वो अपने माँ के काम में कैसे वो बेचने जाती थी, तो उनके काम में मदद करने ये जाते थे, स्कूल से पढ़ करके घंटा 2 घंटा उसमें करते थे। तो आखिर उनके लिए भी ये दिमाग लगा के सोचे, अपने विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों को कहे। मैं मानता हूं कि उनके दिमाग हैं, उनके पास में बुद्धि है, वो सरकार चलाते हैं, लेकिन फिर उनको जब आप निर्देश देंगे तभी तो कुछ करेंगे ना। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि अंक शास्त्री इस देश में हैं, वो विषधर के समान हैं, जैसे बीन बजाओगे वैसा वो नाचेगा। अगर बीन बजाना नहीं जानते हो तो क्या नचा पाओगे। तो आप बीन बजाइए और उस बीन में राग बजाइए कि मेरे अधिकारी किसान के लिए, खेतिहर मजदूर के लिए भी कोई ऐसी योजना बनाओ जैसे संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भविष्य निधि को हम सोचते हैं। आखिर हर नागरिक के भविष्य के बारे में सोचना सरकार का काम है। संविधान ने कहा है कि हिंदुस्तान के सभी लोग बराबर हैं संविधान की नज़र में। आज जब मैं वो आंकने लगता हूँ मूल्यांकन, तो हम अपनी बराबरी कहीं पाते नहीं। सभापति जी, आप भी उसी समाज से आए थे, बचपन में आपको भी कुछ भोगना पड़ा होगा। का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया, माए जाके पैर न फटे बेमाई, सो का जाने पीर पराई। जिसके पैर में कभी बेमाई नहीं फटे वो क्या जानेंगे। इसलिए मैं ये सदन में इस बात को रख रहा हूँ कि सदन सुने, देश सुने, सरकार सुने, प्रशासनिक तंत्र के अधिकारी सुने, इस देश के विद्वान सुने, योजना बनाने वाले नीति आयोग के लोग सुने। और क्या वो मेरे दुखड़ा को नहीं सुन सकते, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। 60 बरस में तक हम हल चलाते हैं, आखिर हम आधा पेट खाते हैं, आधा तन कपड़ा पहनते हैं, जमीन पर सोते हैं, बीमार पड़ते हैं। साहब पेट में दर्द होता है तो कोई वनस्पति के काढ़ा बना के पी लेते हैं, क्योंकि हम दवा लेने जाएंगे उतनी पैसा हमारे पास में नहीं होता। और 60 बरस के बाद जब उस किसान जब काम के लायक नहीं रहता है तो उसकी क्या दुर्गति होती है समाज के अंदर। और सबको पेंशन मिलता नहीं है क्योंकि बीपीएल वाले को मिलता है, और सारे किसान वो बीपीएल में है नहीं। ऐसे लिस्ट बने हुए हमारे बिहार में। ऐसा लिस्ट बना कभी 10, 15, 20 साल पहले बीपीएल का लिस्ट सभापति जी। पक्का मकान, मोटरसाइकिल वाले, गाय वाले, भैंस वाले, धनवान संपन्न बीपीएल में है, लेकिन वो निर्धन, निर्बल, गरीब, जिसके पास में न घर है न मकान है, वो बीपीएल के लिस्ट में है नहीं। अब जब जाते हैं तो 10-20 लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, एमपी साहब देखिए हमारा घर और हमारा नाम बीपीएल में नहीं है, हम उसको सुधार नहीं सकते हैं। तो मैं तो एक प्रार्थना ये भी इस अवसर पर करूंगा कि वो बीपीएल के लिस्ट को समाप्त करवा दीजिए और नए सिरे से फिर बीपीएल लिस्ट को बनवाइए, या आर्थिक सामाजिक जनगणना आप कराए हैं उसके आंकड़े के आधार पर नए सिरे से बीपीएल को निर्धारित करिए। और पेंशन अगर देते हैं तो प्रेमचंद्रन जी से भी आग्रह करूंगा कि चूंकि ये लोग तो यूनियन वाले हैं, जो वामपंथी विचारधारा वाले हुए देश में, या भारतीय जनता पार्टी के भी जो मजदूर संघ वाले हैं, वो तो संगठित क्षेत्र में जो मजदूर हैं उनके साथ काम करते हैं, असंगठित क्षेत्र में वो जाते नहीं, तो हमारे दर्द को क्या जानेंगे। इसलिए प्रेमचंद्रन जी भी ये यूनियन वाले लड़ते हैं क्योंकि वो संगठित क्षेत्र हैं, उनका यूनियन है, उनके सब कुछ है, वो आंदोलन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब जुलूस निकालते तो कहते हैं चाहे जो मजबूरी हो मेरी मांगे पूरी हो। और हम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि हम कहेंगे चाहे जो मजबूरी हो मेरी मांगे पूरी हो, तो हम अपने भूखे रह जाएंगे क्योंकि हमारे लिए तो मजबूरी है। सभापति महोदय, अगर मुझे खेती के अलावा कोई रोजगार मिल जाए किसान को, अगर सब किसान को इतना ही कह दे कि तुम 3000 रुपया महीना की नौकरी देंगे, खेती छोड़ दो, सब खेत छोड़ करके 3000 की महीना पर नौकरी कर लेगा, क्योंकि तो मजबूरी में, क्योंकि कोई दूसरा धंधा है नहीं। अगर दूसरा पेशा रहे उसके पास सामने में तो दूसरा धंधा कर लेता, कोई पेशा है नहीं, मजबूरी में वो खेती में रहता है, किसानी मजदूरी करता है। उनके लिए भी इन्होंने कहा कि जैसे मकान,
तो मकान के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाया। 1,30,000 रुपया जो लोगों को दे रहे हैं कि मकान बनाओ, हर आदमी को आवास हो। तो एक आशा जगी कि भाई प्रेमचंद्रन जी पीएफ फंड के वाले जो पाने वाले हैं उनके लिए आवास बनवा रहे थे। कम से कम भारत सरकार ने सोचा कि पीएफ वाले आवास लेंगे तो बिना पीएफ वाले क्या लेंगे, तो उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बना दिया। हमारे लिए वो धन्यवाद, ये बड़ी चीज हुई है। इसलिए सर्वहिताय में इसको सब समग्रता में सोचने की आवश्यकता है। 3,000 महीना हो, हमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि जिस मजदूर की बात कर रहे हैं उस मजदूर में ज्यादा 90% ऐसे मजदूर जो पसीना वाले हैं। सभापति जी, 2 तरह के मजदूर हैं, एक पसीना वाले हैं और एक कलम वाले हैं। पसीना वाला पसीना बहाता है, कलम वाले कलम चलाते हैं, एसी में बैठते हैं, ठंडा में गरम, गरम में ठंडा, ऐसे में बैठते हैं, लेकिन वो भी पेंशन पाते हैं, वो भी पेंशन पाते हैं। हम तो गर्मी में तपते हैं, ठंडा में सिकुड़ते हैं और बरसात में भीगते हैं और गीले कपड़ा लेकर के जमीन पर सोते हैं। हमारे लिए तो हमको मजदूर न मजदूर मानते हैं न हमको कोई कर्मचारी मानते हैं, जैसे हम लोग कोई कर्मचारी है ही नहीं देश में। और सबसे ज्यादा कर्म करने वाले हम ही हैं साहब। निरपेक्ष हम करते हैं निस्वार्थ भाव से, गीता के भाव से हम निष्काम कर्म करते हैं। मिले न मिले अनाज पैदा करो, देश के लोगों को खिलाओ। हम तो राष्ट्र की सेवा करते हैं, भारत माता की पूजा करते हैं। और अगर जाते हैं खेती करने तो उससे सबसे पहले बीज डालते हैं, तो दोनों हाथ से लेकर धरती को छूते हैं, आले के ऐसे माथे में लगाते हैं कि धरती माता हमारी इज्जत को देखना। हम तो धरती को माता समझते हैं साहब, हम इसको सॉइल थोड़े समझते हैं। अंग्रेजी में तो लोग कहते हैं सॉइल है, हमारे वो सॉइल नहीं है, वो मिट्टी नहीं है, वो मेरी माता है। इसलिए हम उनको माता मान के पूजा करते, और उनके सब संतान हैं, इसलिए उनके संतान सुखी हो, भरपेट अन्न मिले, चेहरे पर लाली हो, इसलिए रात दिन कमाते हैं। और फिर हम भी बूढ़े हो जाए तो बुढ़ापा में हम भी तो आराम से रहें, हमको भी तो दवा के लिए अपने बेटे बहू के ऊपर आश्रित न होना पड़े। और अगर इन किसान को अगर 3-4 हजार रुपया दत्तात्रेय जी दे दीजिएगा उनको पेंशन, तो उनको बेटे या बहू, गरीब के बेटे बहू, उनको भगवान के जैसे पूजा करेंगे और कहेंगे बूढ़ा बुढ़िया 100 वर्ष तक जिंदा रहे, जिससे कि इससे मेरे भी बच्चे को कोई काम चले। उनको भगवान के जैसे पाल के जिंदा रखेंगे और उनकी सेवा करेंगे कि ये बचा रहे, स्वस्थ रहे, जिससे ये 3-4 हजार रुपया मिलेगा तो हमारे बच्चे को भी कि इससे कुछ खाने पीने को मिल जाएगा, कभी केला कभी फल कुछ मिल जाएगा चखने के लिए। तो आखिर उस ओर भी ध्यान जाना चाहिए। मैं इस पर इनके प्रस्ताव को पढ़ा तो मेरे मन में आया कि चलो ये हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत है और इस पर एक तरफी बात हो रही है। भाई कमाने वाले हो, दीजिए उन गरीब को, उनके पेंशन में मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन आखिर मैं छूट रहा था तो मैं सोचा इस बड़ी पंचायत में कुछ अपने भी दर्द सुना दूं कि लोग सुन ले कि भाई कब जरा मुझ पर भी ध्यान दो ना। क्योंकि इस देश में तो 2 वर्ग बना है, एक वर्ग है पसीना वाला और एक वर्ग है पैसा वाला। पसीना वाला भूखा है, पैसा वाला लूटता है। भारत सरकार के मन को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप मुझे मत दीजिए, नरेंद्र मोदी जी को दीजिए कि उन्होंने पैसा वाला का पैसा छीना और बिन पसीना वाले तक पैसा पहुंचाया। आज जब वो पैसा वाले का पैसा छीन रहे थे तो कुछ वामपंथी भी कह रहे थे कि क्यों वैसा कर रहे हो। कल में अरुण जेटली जी यहाँ थे और वो फाइनेंस बिल पर वो राज्यसभा का कोई संशोधन था, उस पर मैं पूछ रहा था। तो बड़े बड़े वामपंथी लोग भी, विचारधारा वाले प्रोग्रेसिव लोग भी उनसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे। तो मैं अंदर से भगवान से पूछ रहा था, हे भगवान, ये प्रोग्रेसिव हैं कि डिस्ट्रक्टिव हैं? ये गरीब की बात कर रहे हैं कि पूंजीपति की बात कर रहे हैं? आखिर हम उनके लिए भी सोचे, जो अछूते हैं उनके लिए भी सोचे। प्रेमचंद्रन जी, मैं जानता हूं कि आपके मन में उनके लिए, कर्मचारियों के लिए मन में प्रेरणा है, दया है, सहानुभूति है कि सुखी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
क्योंकि उसमें भी जिन छोटे कर्मचारी, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए आप सोचते हैं या तृतीय वर्ग कर्मचारी के लिए, उसमें भी सबसे ज्यादा पिछड़े और दलित समाज के गरीब के बच्चे हैं। इसलिए लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो पसीना बहाने वाला किसान और मजदूर रहा, अपने खेत में काम किया है, उस पर कभी सोचे? कोई नहीं सोचा। आखिर हमारे लिए ये जनधन भी आया तो आप पीएफ कहिए, लेकिन हमारे लिए वो पीएफ से भी बड़ा पीएफ कहिए कि 3 बार मैं कहूंगा पीएफ है। इसलिए कि हम 1 रुपया साहब बिना पैसा के खाता मेरा खुल गया। अब पहले कोई जाते तो बैंक वाला खड़ा नहीं, घुसने नहीं देता। आखिर ये भी जो मुड़ रही है दृष्टि, इसलिए मैं कहूंगा दृष्टि, दिशा और तब संकल्प। जो दर्शन करना चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, दर्पण में लागा काई तो दरस कहां से पाई। आपने अच्छी बात उठाई है, भारत सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा। मैं तो एक छोटा सा पत्र लिख देता हूं, और बात अगर मार्के की होती है तो प्रधानमंत्री उस पर नोटिस लेते हैं। एक उदाहरण बताता हूं, ये पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा था कि साहब कुछ लॉबी वाले हैं ऊपर वाले, उनके तो लॉबिंग करने वाले हैं तो पुरस्कार लूट लेते हैं, और हम जो गरीब आदमी लोग हैं, हमारी लॉबिंग करने वाला कोई है नहीं। तो हमें प्रतिभा योग्यता रहते भी हम छूट जाते थे, और तुरंत प्रधानमंत्री जी ने ऑनलाइन कर